हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो क्लास है, आज के इस क्लास के माध्यम से हम डियर क्लास 8 के जो भी स्टूडेंट्स हैं 5 जुलाई को जो उनका एग्जाम होने वाला है साइंस का, उनको लेकर हम वायरल प्लस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके मॉडल पेपर के बेस होगा। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 8 के टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए कोई भी मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है, तो उन्हीं के अनुसार हमने एक मॉडल सेट तैयार किया है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिसमें आपके लगभग 24 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके मॉडल सेट के पैटर्न पे रहेंगे, जैसा आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद है यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डियर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं विज्ञान की, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि यहां से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डियर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डियर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी उनका हेल्प उठा सकेंगे। और इस वीडियो को एंड होने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि और भी आपके क्वेश्चन हो सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए देखते हैं आज के इस वायरल प्रश्न को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके इस प्रकार कि दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसका एसआई मात्रक लिखें। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, एचजेड भी लिखते हैं, हर्ट्ज इसको बोलते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी या फिर जंतु सुरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, वो आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी या फिर जंतु सुरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित एवं असुरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अगला है तीसरा नंबर सवाल जो कि है कि परावर्तित किरण किससे आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पश्चात यहाँ पे लिखाया गया है। ठीक है, बोला गया पृष्ठ ये है, ये कोई पृष्ठ है, हम आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं और आप अगर इसका स्पेशली वीडियो नहीं देखे चैप्टर वाइज तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज विद एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल के द्वारा हर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जा रही है। तो डियर मान लिया जाए एक पृष्ठ है, एक सतह है, जमीन है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आती है जिसको हम लोग किरण बोलते हैं, किरण आती है, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। उसके बाद इस सतह से टकराती है, फिर वापस चली जाती है। तो ये जो वापस चला जाती है इसी किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो हमने क्या लिखा है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात आने वाली किरण को, या फिर लिख सकते हैं कि पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं हम। ठीक है, अगला है जीव मंडल के घटक कौन कौन है। तो डियरेस्ट में जीव मंडल के 2 घटक मेनली लिखिएगा, जैविक घटक या फिर अजैविक घटक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैव घटक, यही लिखना बेटर होगा, जैव घटक या फिर अजैव घटक। याद रखिएगा जैव घटक और अजैव घटक 2 प्यारे बच्चे, 2 प्यारे जीव मंडल के घटक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको 10th की एनालाइज अगर कराऊं तो यहाँ से हमने 10th की तैयारी भी कराई थी, बहुत ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट को हुआ, रिजल्ट आने के बाद ऐसा पता चला। तो आपके भी बेनिफिट होंगे, बस आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जो भी वीडियोस अपलोड हुई है साइंस के लिए उनको देखिए, आने वाली वीडियोस को देखिए, बेहतरीन आपका एग्जाम के लिए परफॉर्मेंस होगा। अगला आइडिया उसमें एरोसॉल क्या है। तो याद रखिएगा वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, अगला है नियमित तथा विसरित परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा नियमित तथा विसरित परावर्तन में पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा दोस्तों पार्श्विक
प्रतिबिंब बनता है, ये कुछ इस टाइप से लिखाया है, ठीक है, पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि ये पीडीएफ आपको इस वीडियो अपलोड होने के 4 घंटे बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी, 3 से 4 घंटे बाद। अगला है डियर स्टूडेंट्स 7वां नंबर सवाल कि किशोरा अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किशोरा अवस्था की जो उम्र होती है वो 11 साल से लेकर 18 से 19 साल तक होती है। इस एज को हम लोग किशोरा अवस्था का एज कहा जाता है, और इससे रिलेटेड हमने चैप्टर के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। किशोरा अवस्था की जो उम्र होती है ये कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन कि किशोरा अवस्था में हमें संतुलित आहार मतलब पोषक तत्व की आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो याद रखिएगा, किशोरा अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जो किशोरा अवस्था की जो एज होती है ना, यहाँ पे शरीर जो है, हमारा जो बॉडी है वो बहुत फास्ट डेवलप होना चाहता है। इसलिए इसे अगर पौष्टिक आहार या संतुलित खाना ना मिले तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो सही से मतलब कि उभर नहीं पाएगी, सही से वर्क नहीं कर पाएगी, सही से वृद्धि नहीं कर पाएगी। तो किशोरा अवस्था में ही ज्यादातर संतुलित आहार चाहिए। अगला है शोर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, शोर किसे कहते हैं? जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो होती है संगीत, एक होता है शोर। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं या फिर अंतर भी पूछा जाएगा। तो लिखिएगा, जो ध्वनि सुनने में प्रिय हो, जो ध्वनि जो है सुनने में प्रिय हो उसे हम लोग उसे हम लोग संगीत कहते हैं, और जो अप्रिय हो उसे हम लोग शोर कहते हैं। हालांकि आपने ये भी जान रखा होगा कि शोर किसे कहते हैं। अगर आप डीजे बजा रहे हो ना जी, डीजे जो बजाते हैं एक तरह का शोर है, क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड होती है और जो सुनने में प्रिय नहीं लगती है। और जो अगर संगीत आप नॉर्मल संगीत मोबाइल में बजाते हो संगीत, तो वो सुनने में ठीक ठाक लगती है, तो इसे हम लोग संगीत बोल सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में जो भी सॉन्ग बजाते हैं ये संगीत जो हो गई, ये संगीत में आ जाएगी। और जो मतलब कहीं ना कहीं सुनने में अच्छा ना लगे, ज्यादा साउंड करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं, ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स 9वां नंबर सवाल, संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं। तो संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है या होती जा रही है, विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डायनासोर इस दुनिया से शायद विलुप्त हो गए, तो इसे संकटापन्न जंतु के नाम पे जाना जाता है। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है या होती जा रही है, ये विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। मान लिया जाए अभी जो टाइगर का बात करें, अगर बाघ की, तो बाघ की जो संख्या आने वाले दिनों में काफी ज्यादा कम होती जा रही है। अगर मान लिया जाए, एक अनुमानित डाटा हम बताते हैं, ये कोई फैक्ट डाटा नहीं है, मान लिया जाए कि बाघ जो है 500 रहनी चाहिए एक देश में, उससे अगर कम हो जाती है 470, 80, 90 आ जाती है, तो ये जो कम हो रही है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धीरे धीरे ये विलुप्त भी तो हो सकती है, कम आ रही है तो और धीरे धीरे नीचे गिर के विलुप्त हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है। तो इसी जैसे जंतु को जो इसका स्तर होता है उससे अगर कम आ जाता है तो उसी को संकटापन्न वस्तु कहते हैं। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है या फिर विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अगला है, यौना आरंभ की दिखाई देने वाले सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। जब कोई भी मनुष्य यौना आरंभ की स्थिति में आ जाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। तो लिखिएगा, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौना आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। दृष्टिगोचर कहने का मतलब जो दृष्टि से आपके आंखों से देखा जा सकता है। याद रखिएगा, जब भी कोई इंसान 11 से 19 वर्ष की उम्र में होता है तो उसे किशोरावस्था कहते हैं, और इसी उम्र से वो यौना आरंभ की स्थिति में आ जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस एज में जो है बहुत फास्ट आदमी की वृद्धि होती है, जो लंबाई उसकी बढ़ती है बहुत फास्ट बढ़ती है, जिसे आप देख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं यौना आरंभ में दिखाए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन। अगला है 11वां नंबर सवाल, यहां दे रखा है कि घर्षण बल किस दिशा में कार्यरत होता है। 11वां नंबर सवाल है। तो देखिएगा, घर्षण बल वस्तु पर लगा रहे बल की दिशा से विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। कौन सी दिशा में कार्यरत है? विपरीत दिशा में। हम आपको उदाहरण भी बताए थे। मान लिया जाए कोई भी क्रिकेट प्लेयर है और यहां से वो बल्ला से खेला और गेंद को हिट किया, उसके बाद जो गेंद है यहां तक आई और गेंद इधर इधर आ ही रही थी, तब तक कि कोई क्या किया कि इधर से हाथ लगा के अपना गेंद से रोक दिया। तो किस दिशा में लगाया प्यारे बच्चों? विपरीत दिशा में हाथ लगाया। जिस दिशा में गेंद इस दिशा में आ रही थी और इस दिशा में उसने हाथ लगा के रोका, तो विपरीत दिशा में कार्य किया। इसी को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, घर्षण बल वस्तु पर लगा रहे बल की दिशा से विपरीत दिशा में कार्यरत होता है।
अगला है लुढ़कता हुआ गेंद कुछ समय बाद रुक क्यों जाता है। आपको पता है कोई भी गेंद अगर लुढ़क रहा है, मतलब कि कोई भी गेंद धीरे धीरे आगे जा रही है तो एक अवस्था ऐसे ही आती है जब थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, मतलब वहां से स्टॉप लग जाती है। तो क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता था कि ये चलते भी रह सकती थी। हमने एक बार गेंद को हिट किया, भाई चलते रहो, कहां तक रुकेगी उसकी कोई अंत नहीं। तो ऐसा नहीं होता, एक अवस्था आती है जहां के रुक जाती है। तो क्यों होती है? देखिए, गेंद और धरती की सतहों के मध्य घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाता है, क्योंकि यह बल गति का प्रतिरोध करता है। आपको पता है कि गेंद यहाँ पे है और ये धरती है जी, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण होगा तो इंटरलॉकिंग होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? घर्षण बल के कारण गेंद क्या होगा? रुक जाएगा। तो रुक जाएगा क्योंकि यह बल गति का प्रतिरोध करता है, यानी कि गति का जो है विरोध करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको सिंपल सा इतना नहीं लिखना है लुढ़कता हुआ गेंद क्यों रुक जाता है, तो लिखना है गेंद और धरती की सतहों के मध्य घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाता है। याद रखिएगा। अगला है 13वां नंबर सवाल जी कि बिल्लियां और चमगादड़ रात्रि में कैसे देख पाते हैं। आपको पता है कि बिल्लियां ज्यादातर रात्रियों में घूमती है और चमगादड़ तो क्यों आखिर रात्रि में देख पाते हैं, उनका क्या कारण है? तो आपको प्यारे बच्चों लिखना है, देखिए रेटिना पर शलाकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह मंद से मंद प्रकाश में भी देख सकते हैं। मतलब लिखा गया है कि उनकी जो रेटिना होती है ना, उनमें शलाकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए मंद से मंद मतलब कम से कम प्रकाश में भी लाइट में देख सकती है। तो आपको लिखना है जी साफ साफ कि इनके रेटिना में शलाकाओं वर्ड एक याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? एक शलाकाओं वर्ड याद रखिएगा, बाकी आपको सारे लिख जाएंगे। क्या लिखना है कि इनकी जो रेटिना होती है उनमें शलाकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये कम प्रकाश में भी देख सकते हैं। ठीक है। अगला है जी 14वां नंबर सवाल कि आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो संरक्षित वन भी जो बोल रहा है वन्य जंतुओं के लिए सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो देखिए क्या लिखा है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपनी निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं है। आपको पता है डियर, कोई भी लालची लोग या कोई भी निजी वर्ग के लिए वनों को भी काट लेते हैं, वहां के जो जानवर होते हैं उनको भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जिनके कारण क्या कह सकते हैं कि वहां जो संरक्षित वन है उनमें भी जो है वन्य प्राणी सब सुरक्षित नहीं है। तो याद रखिएगा वन्य प्राणी में क्या लिखना है कि संरक्षित वन में वन्य जंतुओं का सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो सुरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहां पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। अगला है 15वां नंबर सवाल जी कि एडम्स एप्पल क्या है। ये हमने हालांकि पहले भी करा रखे, कई सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं जी। हमने 3 चैप्टर के वीडियोस बना के रखे हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि और भी 3 चैप्टर की वीडियोस हम नहीं ला पाए, क्योंकि हमें लगा कि भाई अगर हम चैप्टर वाइज अभी वीडियो लाएंगे तो आपके सारे के सारे चैप्टर करा नहीं पाएंगे, तो हमने मिक्स क्वेश्चन लाए जो सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आपको चाहिए तो हम आने वाली वीडियोस के माध्यम से वो भी चैप्टर्स, बाकी के 3 चैप्टर जो बचे उनका भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। बस आप दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा रिस्पांस उधर से आना चाहिए कि हाँ वीडियोस को ज्यादातर लोग देख रहे हैं, तो हम भी वीडियोस बनाने में हमें भी अच्छा लगता है, हम भी इससे मोटिवेट होते हैं। तो एडम्स एप्पल क्या है? तो यौना आरंभ में स्वतंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र स्वतंत्र बोला गया, यौना आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा, एडम्स एप्पल या कंठमणि, तो जी आप समझ नहीं पाएंगे क्या कहते हैं। तो ये जो आपका गला है ना जी, गला में दिखेगा ऐसा कुछ उभरा हुआ थोड़ा सा दिखेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि कहते हैं। आपको सिंपल क्या लिखना है, लिखना कि यौना आरंभ में स्वर यंत्र, यहां से नहीं लिखना है, ठीक है, ये लाइन छोड़ देना इतना। यौना आरंभ में स्वर यंत्र में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि कहते हैं। ठीक है। अगला है जी 15वां नंबर सवाल हो गया। 16वां है पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो पानी आप पीते हैं उसे पेयजल कहते हैं, और पूछा जा रहा है कि पेयजल अगर अशुद्ध हो जाए, मतलब शुद्ध ना रहे, तो क्या क्या परेशानियां आपको हो सकती है। तो देखिए लिखा गया है कि पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों
के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मान लिया जाए कि पेयजल अगर अशुद्ध हो जाए तो प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, गले की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारियां, त्वचा तथा नेत्र रोग इत्यादि। आप अगर हेपेटाइटिस नहीं लिख सकते तो इनको आप छोड़ भी सकते हो, आप लिख दीजिएगा जी कि पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों की ओर तरह तरह की परेशानियां और बीमारियां हो सकती है, जैसे गले की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, त्वचा की बीमारी, नेत्र की बीमारी, बुखार लगना, सर्दी जुकाम होना, मतलब जो भी बीमारी आपको लग रही है, जैसे बड़ा कैंसर उनसर छोड़ के अब जो भी बीमारी लग रही है आप उनको लिख दीजिएगा, आपको 3 में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है जी 17वां नंबर सवाल, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर सुन नहीं पाते हैं, क्यों? क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष के जो यात्री होते हैं ना, चांद पर एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते? जैसा कि पता है हम अगर पृथ्वी में हैं, हम अगर पृथ्वी में नहीं, हम तो पृथ्वी में ही जी, पृथ्वी में क्या होता है कि भाई आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं और आपकी नैना वाली यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे और आपकी वाली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ इसको बुलाते हैं जी इधर आओ, तो क्या बोलती है, हाँ जी सुन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आपका आवाज चला जाता है। लेकिन क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर आप चंद्रमा पे रहेंगे, ठीक है, अगर आप चांद पे रहेंगे तो आपकी जो आवाज है यहाँ पे बंदे खड़ा है और यहाँ पे आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, तो उनका क्या कारण है? ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी चीज होती है, आवाज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करती है, मान लिया जाए जी यहाँ से आपने कोई भी चीजें बोली तो आवाज तो धीरे 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 यहाँ तक जाती है, ठीक है, जाती है ना जाती है, यहाँ पे आप खड़ा रहते हैं, यहाँ पे तो किसी को बोलते हैं तो आवाज तो जाती है जी, तो कैसे जाती है? सिर्फ यहाँ पे बोल देते तो आवाज अपने चले जाती? नहीं, उसके लिए कोई माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्या होता है? वायुमंडल होती है। वायुमंडल में क्या होता है जी? हवा होती है। वायुमंडल में क्या होती है? हवा होती है। आप सुनते हुए गाँव में सुने होंगे कि जी हवा उधर बह रहा है तो आवाज भी उधरे जाएगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कोई यहाँ पे खेत में काम कर रहा है जी, ठीक है, और हवा जो है इस दिशा में बह रही है, हवा इस दिशा में बह रही है और आप बोल रहे हैं इधर से जी, तो बोलता होगा जोर से बोलो क्योंकि हवा इधर से आ रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा। और अगर यहाँ से बोलेंगे तो आप धीरे से भी बोलेंगे तो इनको सुनाई पड़ जाएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि वायुमंडल होती है, वायुमंडल में हवा होती है जिनके कारण जो है पृथ्वी में आवाज सुन पाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी में आवाज एक दूसरे का कैसे सुन पाते हैं, तो लिखिएगा कि पृथ्वी में वायुमंडल होता है जिसके तरह वायुमंडल में हवा होती है जो एक माध्यम होता है आवाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे का आवाज चांद पर क्यों नहीं सुन सकते, तो लिखिएगा उत्तर में क्योंकि चांद पर कोई ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल है। आपको पता होना चाहिए चांद में हवा नहीं है ना ही वायुमंडल है, वहां पे ऑक्सीजन लेके जाया जाता है, ठीक है। चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, मतलब ध्वनि ट्रांसफर नहीं हो पाती एक जगह से दूसरे जगह पर, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकता, याद रखिएगा जी, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे की आवाज चांद पर सुन नहीं पाते हैं। तो आपने बहुत इजी में देखा, क्या लिखना है जी, लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि अंतरिक्ष में जो है यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि वहां पर ना कोई हवा होती है ना ही कोई वायुमंडल होती है। और जैसा कि हमें पता है कि एक आवाज को दूसरे मतलब आवाज एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और चांद पर या फिर अंतरिक्ष पर ऐसा कोई माध्यम नहीं होता है जिनके कारण हम अंतरिक्ष पर एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और आपको ये सब फ्री में नंबर मिलेंगे, थोड़ा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला है जी बादलों का निर्माण कैसे होते हैं। आप जो बादल देखते हैं ऐसे 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 ऐसे, उनका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण देखिए कैसे होता है, लिखा गया है जल स्रोतों से पानी वाष्प के रूप में हवा में चल जाता है। कुछ जलवाष्प हवा में पहले से ही मौजूद होते हैं, ऊपर जाकर जलवाष्प ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर ये छोटी छोटी जल की बूंदें वायु में निलंबित होकर बादलों का निर्माण करती है। अजय आप क्या देखते होंगे, आप पोखरा देखते होंगे, और गर्मियों के दिन में क्या देखते होंगे, पोखरा सूख जाता है। क्यों सूखता है जी, पानी पोखरा थोड़ी ना पी जाता है। क्या होता है इसमें जो पानी होती है वो सूर्य के प्रकाश के कारण जलवाष्प मतलब वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या होता है, ऊपर चला जाता है और यहाँ जाके क्या होता है धीरे 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 बूंद बूंद जो बन के अटक जाता है, जिनके कारण एक बड़ा बूंद आपको देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। तो आपको लिखना कैसे है कि जल स्रोतों से पानी वाष्प के रूप में हवा में चल जाता है। कुछ जलवाष्प हवा में पहले से ही मौजूद होते हैं, ऊपर जाकर जलवाष्प ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर यह छोटी छोटी जल की बूंदें वायु में निलंबित होकर बादलों का निर्माण करती है, ठीक है। अगला है 19वां नंबर सवाल, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रकाश चैप्टर में करा रखे हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु बिल्कुल ईजी है जी। प्रदीप्त वस्तु हम उसको बोलते हैं जो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब प्रकाश देता है, और अप्रदीप्त उसको बोलते हैं
है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि प्रकाश नहीं देता है। तो चलिए हम डेफिनेशन से समझते हैं। लिखा गया वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी कि प्रकाश देती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। आपको पता है सूर्य भी प्रकाश देता है, तारे भी देते हैं, प्रकाशित विद्युत बल्ब जो आपको घर में लगे होते हैं वो भी तो प्रकाश देते हैं, आग जो जलाते हैं उससे भी लाइट होती है, जलती हुई मोमबत्ती से भी लाइट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश देती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, साइंस की भाषा में देती है आप नहीं लिख सकते, उत्सर्जित लिखते हैं, उन्हीं को आप लिखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे चंद्रमा। आपको पता होना चाहिए चंद्रमा पे अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश के कारण ही लाइट दे पाती है। अगला है ग्रह, अगला है लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार। ये सब जो चीजें हैं ना जी प्रकाश नहीं देती है। अगर आप लाइट को घर में बंद कर दें क्या दीवार से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये सब पुस्तक से दिखाई देगा? नहीं। लकड़ी से नहीं। हाँ, लकड़ी का आग जला देंगे तो आग जो चीज है वो प्रदीप्त है, लेकिन लकड़ी जो है वो प्रदीप्त नहीं है। अगला है 20वां नंबर सवाल जी कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं? तो लिखिएगा कांच का एक प्रिज्म लीजिए, कांच का एक प्रिज्म लेना है, ये भी प्रकाश चैप्टर में हम करा चुके हैं। उसे मेज पर रखना है जिसके पीछे का भाग अंधेरा हो। एक सफेद गत्ता प्रिज्म के पीछे रखिए, प्रिज्म के अग्र भाग से प्रिज्म का प्रकाश पड़ने दीजिए जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे कैसे आप बता रहे हैं, एक देखिए मैं बताता हूँ, एक मेज है आपके घर में, मेज किसको बोलते हैं? जो टेबल को बोलते हैं, ठीक है। एक टेबल है आपके घर में, उसमें एक रखिए क्या रखना है? जो प्रिज्म रखना है। प्रिज्म कैसे रहता है? तो प्रिज्म जी रहता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। प्रिज्म जो रहता है कुछ इस टाइप से रहता है, कांच का जैसा रहता है। तो इस टाइप बोला कि कांच का एक प्रिज्म लीजिए, ले लिया भाई, उसे मेज पर रखना है, रख दिए। उसके बाद क्या होला, जिसका पीछे का भाग अंधेरा हो, मतलब एक भाग प्रिज्म का अंधेरा, मान लिया जाए इधर क्या है अंधेरा है, मैं 3D में तो दिखा नहीं सकता। एक सफेद गत्ता प्रिज्म के पीछे रखिए, इस साइड क्या रखना है? एक सफेद कागज या फिर गत्ता रखना है जिस पर आपको देखना है। प्रिज्म के आगे भाग से प्रिज्म का प्रकाश पड़ने दीजिए। अब इधर से लाइट जलाइए, बाद में देखिएगा कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब इधर से आपको 7 रंग देखने को मिलेंगे। आप इधर से लाइट दीजिएगा, इधर आपको 7 रंग देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगला है जी, अगला सवाल 22वां नंबर कि पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताएं। तो लिखे आना है टेस्टोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। यह प्रमुख पुरुषों का हार्मोन है जो कि एनाबोलिक स्टेरॉइड है। यह प्रजनन अंग के सही काम करने और पुरुषों लक्षणों जैसे मूंछ, दाढ़ी, आवाज का भारीपन, ताकत आदि के लिए जिम्मेवार है। तो बिल्कुल इजी सा है। 23वां नंबर सवाल है आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो जैसे पूछा है कि आपको जब आकाश देखे होंगे, आसमान देखे होंगे, तो आपको पता है जब बारिश होती है तो पहले क्या दिखाई देती है? आपको लाइट दिखाई देती है, उसके बाद क्या होता है? गर्जन सुनाई देती है। तो इसका क्या कारण है? तो लिखना है आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। जो प्रकाश जो आकाश में जो घटना होती है तड़ित तथा मेघ गर्जन, मतलब जो गर्जन होती है और जो लाइट जैसा आपका आता है वो एक समय पर एक ही जगह पे होती है और हमसे समान दूरी पर होती है। लेकिन हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो हमें तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि तड़ित की चमक की चाल जो है 3 गुने 108 10 पर पावर 8 है जी, यहाँ पे 108 लिखा गया है, वहाँ 3 गुने 10 पर पावर 8 है। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है कि तड़ित पहले दिखाई देती है क्योंकि इनकी जो चाल होती है वो आवाज की चाल, गर्जन की चाल से अधिक होती है। तड़ित की जो चमक की चाल होती है वो गर्जन की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए समान दूरी पर घटित होने के बाद भी चमक हमें पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है, ठीक है। अगला है 24वां नंबर सवाल कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो कैलाइडोस्कोप यह एक खिलौना है, ठीक है, जिससे अनेक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में प्रतिबिंब की, ये क्वेश्चन आपके कम ही चांस है पूछने के, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए क्योंकि आपका 10 मार्क्स का सवाल में पूछा जा सकता है, 5 से 10 वाला में, ठीक है। तो कैलाइडोस्कोप यह एक खिलौना है जिससे अनेक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियों को प्रिज्म की आकृति में जोड़ा जाता है और एक मोटे चार्ट से बने बेलनाकार ट्यूब में लगा दिया जाता है। ट्यूब के एक सिरे पर केंद्र पर छिद्र युक्त एक गत्ते की डिस्क लगाते हैं और दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़ता पूर्वक चिपका देते हैं। इसके ऊपर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रखकर घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं। इस प्रकार बहुत सूक्ष्मदर्शी तैयार हो जाता है। तो बहुत सूक्ष्मदर्शी कैलाइडोस्कोप को ही कहते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। और कुछ इस टाइप से आपको इसका फिगर भी बना सकते हैं। आप एक बॉक्स बना दीजिए, उसमें आपको क्या करना है,
बॉक्स बनाने के बाद एक गोल बना देना है, इस टाइप से बना देना है, ऐसे ऐसे कर देना है, 60 डिग्री का बना देना है। इधर फिर से इधर बॉक्स बना देना है जी, इधर कट छोड़ देना है और इधर से एक घिसा हुआ कांच इस टाइप से लिख देना है, यहाँ पे ये सब चीजें लिख देना है। तो बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था। डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो, आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियोस के लिंक है वो आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपके बोर्ड एग्जाम के 5 जुलाई के लिए बहुत ही बेहतरीन सब क्लासेस की गई है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। हमने जो 3 चैप्टर करा के रखे हैं वो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही एक मिक्सलेनियस वीडियो है जिसमें सारे चैप्टर के मिलावट क्वेश्चन है। अगर उन सारी चीजों को आप देख लेते तो आपके लगभग आधे क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने 3 चैप्टर कराए, 3 आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।